हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रश्न मंच में। आज का वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चर। आज के वीडियो में हम कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। काफी सारे एग्जाम्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि मसालों का राजा किसे कहते हैं, येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में, नाबार्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में, ठीक है, एचएसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस। तो काफी सारे एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है आपके हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूरा टॉपिक यहाँ पर एग्रीकल्चर का आज कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले कृषि मंत्री थे। 1950 में ये देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था। उन्हीं के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारत में कितने लोग कृषि पर निर्भर हैं? भारत में 42% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जो अपनी आजीविका कृषि से चलाते हैं। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र क्या भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन देता है? 18%, 18%। जब देश आजाद हुआ था तो कृषि का योगदान था 50% से भी ज्यादा, लेकिन आज के समय में 18% है। आज के समय सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान है सर्विस सेक्टर का, ठीक है, और कृषि क्षेत्र का है 18%। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में कौन से व्यवसाय आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग धंधे आ जाएंगे और टर्शरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आ जाएगा। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, उसमें आ जाएगा कृषि और पशुपालन। अगला प्रश्न, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराने जो सबूत है, साक्ष्य है, वो कहां से मिले हैं? वो मिले हैं मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ कहां पर है? ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। 7000 ईसा पूर्व पुराने यहाँ पर सबूत मिले हैं खेतीबाड़ी के। अगला प्रश्न, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब थी? 1951 से 1956 में बनाई गई थी। 1951 में इलेक्शन हुए थे हमारे देश में पहली बार, और 5 साल के लिए फिर सरकार ने अपना एक प्लान बनाया था, जिसे कि 5 ईयर प्लान बोला जाता था। उस पहले प्लान में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? प्रायोरिटी दी गई थी कृषि को, ठीक है। पहला जो पंचवर्षीय योजना थी हमारे देश की, उसमें कृषि को टॉप प्रायोरिटी दी गई थी। अगला प्रश्न, फिर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1957 से 1962 में, उसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? उसमें दी गई थी उद्योग को, जो इंडस्ट्रीज है उसको प्राइमरी जो प्रायोरिटी दी गई, सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था। अगला प्रश्न, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना भाग मानसून पर निर्भर है? जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है उसका कितना भाग मानसून पर डिपेंडेंट है हमारे देश में? आज भी 55%, 55% जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो मानसून पर डिपेंडेंट है। मानसून के दौरान बारिश होती है तो वहां पर खेती होती है, और कोई साधन नहीं है। अगला प्रश्न, देश के ज्यादातर जो किसान हैं वो किस प्रकार की खेती करते हैं? वो करते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि वो होती है जो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, गुजारे के लिए की जाती है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इतना अनाज उगाया जाता है कि जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि। तो ज्यादातर जो किसान है आज भी गरीब है, इसीलिए वो निर्वाह कृषि करते हैं हमारे देश में ज्यादातर किसान। अगला प्रश्न, वनों को जलाकर और स्थान बदलकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? जिसमें वन जला करके और कई साल तक एक ही जगह पर खेती करेंगे, फिर उस जगह को जला देंगे, फिर दूसरी जगह पर चले जाएंगे, तो ऐसी खेती जो होती है वो होती है झूम खेती, ठीक है, झूम कृषि। और ये झूम कृषि कहां पर होती है? ये होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे कि नागालैंड, त्रिपुरा, असम, यहाँ पर झूम कृषि होती है। अगला प्रश्न, कृषि वर्ष की अवधि क्या रहती है? कृषि वर्ष की अवधि होती है जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून तक। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर ईयर होता है जुलाई से जून के बीच में। अगला प्रश्न, संविधान में कृषि किस सूची के अंदर आती है? हमारे संविधान में 3 प्रकार की लिस्ट है, ठीक है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो कृषि है उसको डाला गया है राज्य सूची के अंदर में, ठीक है, यानी राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में आती है कृषि, एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, इसकी स्थापना कब की गई थी? एफसीआई की स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। 1965 में एफसीआई बनाया गया था। एफसीआई का मुख्य काम क्या रहता है? जितने भी ये गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पे
अनाज का जो हम स्टोरेज करते हैं वो एफसीआई ही मैनेज करता है उनको। ठीक है, तो एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 में। अगला प्रश्न, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1965 में ही हुई थी, वर्ष 1965 में। इसका काम क्या रहता है, जिस दाम पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है तो मूल्य जो तय करता है वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन तय करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कृषि मूल्य आयोग। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा एरिया जहां एग्रीकल्चर के अंडर आता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती योग्य भूमि है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन भी कहां पे होगा? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया यूपी के पास ही है एग्रीकल्चर में। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, वो किस राज्य में इस्तेमाल होते हैं? तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं पंजाब में। पंजाब सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं। अगला प्रश्न, अक्टूबर से मार्च के बीच में कौन सी फसल उगाई जाती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी सारे एग्जाम्स में ये रिपीट होता है। तो ये फसल है रबी की फसल। जितनी भी रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसमें गेहूं भी है, जौ भी है, चना भी है। तो इसने पूछा है कौन सी नहीं है, तो वो है चावल। चावल नहीं है रबी की फसल। चावल एक खरीफ की फसल है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है कि रबी अक्षर में दो, जो रबी वर्ड है उसमें दो अक्षर आते हैं। इसी प्रकार रबी की जो फसलें हैं वो भी ज्यादातर छोटे वर्ड्स वाली हैं, जैसे कि दो वर्ड्स, दो अक्षर इसमें है गेहूं में, एक इसमें है, चना में दो है। तो जिसमें एक या दो अक्षर होगा वो रबी की फसलें हैं, जिसमें तीन अक्षर होंगे वो खरीफ की है। आगे भी देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, जुलाई से दिसंबर के बीच में कौन सी फसल होती है? ये होती है खरीफ की फसल, जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये रबी और खरीफ के, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जो हमने देखा था रबी की फसल थी। ठीक है, इसकी भी यही ट्रिक है। खरीफ में जैसे तीन अक्षर आते हैं, बाजरा में भी तीन अक्षर हैं, चावल में भी, ज्वार में भी, मक्का में भी। तो जिसमें भी तीन अक्षर या चार अक्षर हैं वो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ये बस याद करने के लिए एक ट्रिक है। और रबी की फसलों में गेहूं, चना, जो दो अक्षर आते हैं, रबी में भी दो अक्षर, इनमें भी। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। अगला प्रश्न, अप्रैल से जून के बीच कौन सी फसल उगाई जाती है? वो होती है जायद फसलें। ठीक है, रबी की हमने देखी, खरीफ की देखी, उसके बाद जायद फसलें मार्च अप्रैल में उगाई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। 2-3 महीने का ही पीरियड रहता है इनका। और जायद फसलों में कौन सी आती है वो देखते हैं अगले प्रश्न में। जैसे कि इनमें से कौन सी जायद फसल नहीं है? तो गन्ना नहीं है। ठीक है, बाकी तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब जायद फसलें होती है। ये मार्च अप्रैल मई जून के दौरान उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न, ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क कृषि हिंदी में जिसे बोलते हैं, ये मेनली किस राज्य में होती है? ये ज्यादातर होती है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान ड्राई एरिया है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है। जहां पे भी 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पे ड्राई फार्मिंग करते हैं। ठीक है, ड्राई फार्मिंग में बाजरा हो गया, रागी होगी, इस टाइप की फसलें होती हैं जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? हरित क्रांति का पिता बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था दुनिया में सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग लेकर के आए थे। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? भारत में लेकर के आए थे एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता बोलते हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन काफी बार आते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस देश में हरित क्रांति से गेहूं पैदा किया गया था? तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से जो गेहूं सबसे पहले पैदा किया गया था वो किया गया था मैक्सिको में। मैक्सिको में। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किन फसलों पर पड़ा? मतलब किन फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन आने से? तो वो थी गेहूं और चावल। गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है काफी हाई हो गया था सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1964 से 65 में। ठीक है, 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों में हरित क्रांति की प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे देश में यूनिफॉर्मली नहीं लगा, मतलब कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा असर हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। वो राज्य कौन से थे?
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये तीनों सबसे ज्यादा असर यहाँ देखने को मिला। यहाँ की जो फसलें थी गेहूं और चावल, इनका जो उत्पादन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? चावल की फसल, धान जिसे बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा फसल होती है चावल। अगला, किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? अब भारत में सबसे ज्यादा चावल होता है ये हमने देखा, और भारत में भी किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है, और यहाँ पर एक साल में 3 फसलें उगा ली जाती है चावल की, जिन्हें बोलते हैं ओस, अमन और बोरो। ये 3 प्रकार की प्रजातियां हैं चावल की जो पश्चिम बंगाल में होती है एक साल के अंदर। अगला प्रश्न, चावल और गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चावल और गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। पहले नंबर पर चीन आता है चावल में भी और गेहूं में भी, दूसरे नंबर पर आता है भारत। अगला प्रश्न, चावल और गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है चीन। चीन सब में सबसे ज्यादा चावल होता है और सबसे ज्यादा गेहूं होता है। अगला प्रश्न, चावल के बाद भारत में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा होती है भारत में चावल, ये देखा हमने। दूसरे नंबर पर जो होती है वो होती है गेहूं। चावल के बाद सबसे ज्यादा जो फसल होती है भारत में वो गेहूं होता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? गेहूं भी कहां पर होता है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चावल सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में और गेहूं सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, मक्का और रागी, इनकी फसलें हैं जो, ये सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? मक्का और रागी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का होता है और रागी की फसल भी कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। ज्वार, ज्वार सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? ज्वार होती है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है। ज्वार हमारे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। और बाजरा कहां पर सबसे ज्यादा होता है? बाजरा सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। राजस्थान में, क्योंकि बाजरा एक ड्राई फसल है और ड्राई एरिया में होती है, तो राजस्थान में अच्छे से हो जाता है बाजरा। दालों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले नंबर पर। सबसे ज्यादा जो दाल होती है पूरे वर्ल्ड में वो भारत में होती है। नंबर 1 है दालों में भारत। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दाल पैदा करता है? सबसे ज्यादा जो दाल होती है वो मध्य प्रदेश में होती है इंडिया में, ठीक है। एमपी में सबसे ज्यादा दालें होती हैं। और भारत में दाल भी कई तरह की होती है, तो कौन सी दाल सबसे ज्यादा होती है भारत में? सबसे ज्यादा होती है चने की दाल। चना दाल जो सबसे ज्यादा होती है भारत में, और कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में। चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। किस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन की जो दाल है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है। अगला प्रश्न, कौन सी फसलें भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने में मदद करती हैं? तो वो भी दाल है, दलहन जिनको बोलते हैं। दलहन यानी दालों की फसलें भूमि को ज्यादा उपजाऊ बनाती है, क्योंकि ये हवा से नाइट्रोजन को भूमि में, मिट्टी में संचित कर लेती है। और नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी भूमि को उपजाऊ बनाने में और पौधों की वृद्धि करने में। तो दाल भूमि को उपजाऊ करने में हेल्प करती है। अगला प्रश्न, कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? इनमें से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ठीक है, गेहूं नहीं है। नकदी फसलें कौन सी होती है? जो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है, कि उनको हम उगाए और बाजार में ले जाकर के बेच दे ताकि हमें पैसे मिले। तो कपास भी एक नकदी फसल है, जूट भी एक नकदी फसल है और तंबाकू भी, ठीक है। जूट, तंबाकू, कपास, ये सब हम बिजनेस पर्पज के लिए या पैसे कमाने के लिए उगाते हैं, इसलिए इनको नकदी फसल बोलते हैं। गेहूं हम खाने के लिए उगाते हैं। अगला प्रश्न, किस फसल के लिए साल में 210 दिन पाले से रहित होने चाहिए? मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिसको उगाने के लिए 210 दिन साल में ऐसे होने चाहिए कि पाला ना पड़े? तो वो है कपास, कॉटन। कॉटन की अगर हमें कपास ऐसी जगह पर फसल हो सकती है जहां पर 210 दिन पाले से रहित है, पाला नहीं पड़ता हो। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो सबसे बेहतर जो मिट्टी रहती है कपास के लिए वो होती है काली मिट्टी, ठीक है, जिसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छी मानी जाती है। यह क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में। कपास की मिट्टी के लिए, कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, कपास की फसल सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? सबसे ज्यादा जो कॉटन है, कपास है, वो होता है गुजरात में, ठीक है। सबसे ज्यादा गुजरात में होती है कपास, जिससे सूती कपड़ा बनता है। आगे अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए और 80% से ज्यादा नमी होनी चाहिए? ऐसे कौन सी फसल है?
वो है जूट की फसल। जूट, जिससे कि हम ये बोरी बनाते हैं, गनी बैग्स बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें बनती है वो जूट से ही बनती है। इसे सुनहरी रेशा भी बोलते हैं, गोल्डन कलर का होता है ये। और जूट वहीं पर हो सकती है जहां पे साल में 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही हो और हवा में 80% से ज्यादा नमी हो। अगला प्रश्न, किस देश में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? जूट सबसे ज्यादा होती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश समुद्र के किनारे है, बंगाल की खाड़ी के किनारे, तो वहां पे बारिश भी अच्छी होती है और हवा में नमी भी रहती है, इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन बांग्लादेश में होता है जूट का। और भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? भारत में होता है पश्चिम बंगाल में। ये बांग्लादेश के बिल्कुल नजदीक है। वही सी कंडीशंस जो एटमॉस्फेयर की पश्चिम बंगाल में भी है। ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक है समुद्र से, ठीक है, और यहाँ पे हवा में अच्छी नमी रहती है और यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जो जूट होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। चावल भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न, किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? गन्ने का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में। पहले नंबर पर ब्राजील है, दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है, सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में होता है। अगला, भारत दूसरे नंबर पर है गन्ने में। भारत में किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? भारत में सबसे ज्यादा गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है भारत में। अगला प्रश्न, गन्ने की फसल बुआई से लेकर कटाई तक कितना समय लेती है? 1 साल, पूरा 1 साल लगता है गन्ने की फसल को बुआई से कटाई तक। जैसे गेहूं और चावल की जो फसलें हैं उनको 6-6 महीने या इससे भी कम समय लगता है, लेकिन गन्ने की फसल के लिए पूरा 1 साल लगता है। अगला प्रश्न, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज में होता है? गुड़ या खांड बनाने में, चीनी, जूस या शक्कर, किस चीज को बनाने में होता है? गुड़ या खांड बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है गन्ने का। जितना भी गन्ना भारत में होता है उसका 2/3 हिस्सा गुड़ व खांड बनाने में ही चला जाता है। अगला प्रश्न, रेट्यूनिंग सिस्टम एक होता है, ये किस फसल के लिए फेमस है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो ये गन्ने के लिए फेमस है। जो गन्ना होता है वो आप देखोगे तो कई सारे पार्ट्स में होता है उसके, ठीक है, पोरिया जिसको बोलते हैं, तो उसके एक पार्ट को हम रेट्यून बोलते हैं। और ये रेट्यूनिंग सिस्टम जो गन्ने के लिए फेमस है, इसके एक पार्ट को अगर हम भूमि में उगा देंगे तो उससे भी गन्ना हो जाएगा, तो ये रेट्यूनिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, तंबाकू को भारत में कौन लेकर के आया था? भारत में तंबाकू लेकर के आए थे पुर्तगाली। पहले भारत में तंबाकू नहीं होता था, ना ही यहाँ के लोग तंबाकू चबाते थे और ऐसा कोई नशा करते थे। यहाँ पे तंबाकू लेकर के आए थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न, निकोटिन केमिकल जो है वो किस फसल में पाया जाता है? ये भी तंबाकू में पाया जाता है। जो तंबाकू की जो लत लग जाती है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कौन सा केमिकल होता है? वो निकोटिन केमिकल होता है तंबाकू के अंदर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल तिलहन की फसल नहीं है? मूंगफली भी है, सोयाबीन भी है, सरसों भी है, तंबाकू की नहीं है, ठीक है। तो इसने पूछा तिलहन की फसल कौन? तिलहन की फसलें वो होती है जिनसे हम तेल निकालते हैं, ठीक है, जिनसे तेल बनता है। तो मूंगफली से भी तेल बनता है, सोयाबीन से भी तेल बनता है और सरसों से भी बनता है। तंबाकू की फसल है जो वो नहीं है तिलहन की फसल इसमें से। अगला प्रश्न, तंबाकू से कोई तेल नहीं बनता। अगला प्रश्न है, भारत में किस तिलहन फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? भारत में कौन सी तिलहन फसल है जो सबसे ज्यादा होती है? तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन से सबसे ज्यादा तेल निकलता है भारत में। अगला प्रश्न, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? अब सोयाबीन हमने देखा सबसे ज्यादा तेल जो है सोयाबीन से ही निकलता है और सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में। चना भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, जितनी भी दालें हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन भी, ठीक है। अगला प्रश्न, मूंगफली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उत्पादन वो किस राज्य में होता है? तो मूंगफली जो सबसे ज्यादा होती है तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सरसों का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होती है जिससे कि सरसों का तेल भी निकलता है, ठीक है। तो कहां पे होती है सरसों सबसे ज्यादा? राजस्थान में। सूरजमुखी, सूरजमुखी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहां पे? कर्नाटक में। सूरजमुखी का जो फूल होता है उससे भी तेल निकलता है, सूरजमुखी का तेल, ठीक है। तो सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, चाय, कॉफी, रबड़, जो इस टाइप की फसलें हैं इनके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है? इनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। जितनी भी ये फसलें हैं चाय, कॉफी, रबड़, ये लैटेराइट मिट्टी पे सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न,
और लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है, ये अधिक ऊंचाई पे, पहाड़ी एरियो पे, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती हो और स्लोपी ग्राउंड हो। ठीक है, बारिश हो तो रही है लेकिन वो पानी ठहरना नहीं चाहिए, वो बह जाना चाहिए, तो ऐसी जगह पर ऐसी फसलें होती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? चाय सबसे ज्यादा होती है चीन में। चीन में सबसे ज्यादा चाय होती है। गेहूं भी सबसे ज्यादा चीन में, फल सब्जी चावल चाय सब कुछ सबसे ज्यादा जो होता है वो चीन में ही होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय होती है असम में। ठीक है, असम में सबसे ज्यादा चाय होती है भारत में। अगला प्रश्न, कौन सा देश कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। गन्ना भी सबसे ज्यादा कहां होता है? ब्राजील में ही होता है। और कॉफी भी सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है। रबड़ सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? रबड़ सबसे ज्यादा होती है भारत में केरल में। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ होती है। नारियल भी सबसे ज्यादा केरल में होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा मसाले किस देश में होते हैं? मसाले सबसे ज्यादा है भारत में, नंबर 1 है भारत मसालों में। भारत पुराने समय से ही मसालों का निर्यात करता रहा है दूसरे देशों को, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। अगला प्रश्न, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का राजा जो कहते हैं वो कहते हैं काली मिर्च को। ठीक है, काली मिर्च जो होती है उसे मसालों का राजा कहते हैं, और सब मसालों की रानी बोलते हैं इलायची को। अगला प्रश्न, काली मिर्च और इलायची ये सबसे ज्यादा किस राज्य में होते हैं? तो काली मिर्च और इलायची दोनों ही सबसे ज्यादा केरल में होते हैं। जितने भी मसाले हैं सबसे ज्यादा होते हैं वो केरल में। काली मिर्च मसालों का राजा होती है। अगला प्रश्न, नारियल सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? नारियल भी सबसे ज्यादा होता है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, सबसे ज्यादा नारियल होते हैं। काली मिर्च इलायची सबसे ज्यादा केरल में ही होती है। रबड़ भी सबसे ज्यादा केरल में होती है। अगला प्रश्न है, मिर्च सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? मिर्ची जो सबसे ज्यादा होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अंडे भी सबसे ज्यादा होते हैं और मिर्ची भी सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा फल और सब्जी किस देश में होते हैं? तो सबसे ज्यादा फल और सब्जी होते हैं चीन में। दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, फलों में भी नंबर 1 चीन है और सब्जियों में भी। अगला प्रश्न, भारत कौन से जो ये कुछ फल हैं, आम केला अमरूद पपीता अनार आंवला काजू, इनमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो देश है हमारा देश भारत। ठीक है, भारत में आम भी सबसे ज्यादा होता है दुनिया में। ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा केला भारत में होता है। अमरूद पपीता अनार आंवला काजू ये सब कुछ भारत में सबसे ज्यादा होता है। भारत इनमें नंबर 1 है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा आलू किस देश में होता है? आलू जिसे सब्जियों का राजा कहते हैं। ठीक है, आलू सबसे ज्यादा होता है पेरू में। पेरू एक कंट्री है, उसमें सबसे ज्यादा आलू होता है वर्ल्ड में। अगला प्रश्न, भारत में आम और आलू सबसे ज्यादा किस राज्य में होते हैं? तो ये होते हैं उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा आम उत्तर प्रदेश में होते हैं और सबसे ज्यादा आलू भी उत्तर प्रदेश में होते हैं। अगला प्रश्न, केला सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा जो केला होता है वो भी आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में आंध्र में सबसे ज्यादा केला होता है। मिर्ची भी सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में ही होती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फल होते हैं? फल सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ही होते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा केला होता है, सबसे ज्यादा फल होते हैं, सबसे ज्यादा मिर्ची होती है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 है फलों में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सब्जियां होती हैं? अब सब्जियां सबसे ज्यादा होती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फल सबसे ज्यादा होते हैं आंध्र प्रदेश में और सब्जियां में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अब कुछ सब्जियों की कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि ब्लैक हार्ट और एक है पत्ती सिकुड़ा रोग, लीफ कर्ल जिसे बोलते हैं। ये किस सब्जी में होते हैं? ये रोग ये होते हैं आलू में। ठीक है, आलू में ब्लैक हार्ट और लीफ कर्ल ये दोनों ही रोग आलू के हैं। अगला प्रश्न, लाल सड़न रोग रेड रोट जिसे बोलते हैं, वो किस ये जो बीमारी होती है ये किस फसल में होती है? ये होती है गन्ने में। आपने देखा होगा गन्ना अक्सर जो लाल होकर के सड़ने लग जाता है, लाल रंग का जो ठीक है पड़ जाता है, वो उसी को बोलते हैं रेड रोट, वो होता है गन्ने में। अगला प्रश्न, खैरा और टुंगरो रोग ये किस फसल में होते हैं? ये होते हैं धान की फसल में, धान में खैरा और टुंगरो रोग। अगला प्रश्न, सेहू रोग भूरा कीट यानी जिसे ब्राउन रस्ट बोलते हैं और काला कीट यानी ब्लैक रस्ट जिसे बोलते हैं, ये रोग किस फसल में होते हैं? ये होते हैं गेहूं में। यहाँ पे आप याद रख लेना, सेहू गेहूं से मिलता जुलता है तो सेहू से गेहूं। ठीक है, तो सेहू रोग होएगा गेहूं में, और ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट दोनों होते हैं गेहूं में। ये बीमारियां जो गेहूं की हैं। अगला प्रश्न,
आलू और अरबी ये पौधे का कौन सा अंग है? तो ये है तना। तने की कैटेगरी में आते हैं ये स्टेम। ठीक है, स्टेम का ही उभरा हुआ भाग है आलू और अरबी। अगला प्रश्न, गाजर और मूली ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये होती है जड़, पौधे की जड़ होती है गाजर और मूली। अगला प्रश्न, प्याज और लहसुन ये क्या होते हैं? ये कंद होते हैं, कंद या कंदनुमा बल्ब होता है ये। ठीक है, तो प्याज और लहसुन आते हैं कंदनुमा बल्ब की कैटेगरी में। अगला प्रश्न, फूल गोभी और ब्रोकली ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं फूल की कैटेगरी में, नाम से ही पता चल रहा है फूल गोभी। ठीक है, फूल है तो ये फूल की ही कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न, बैंगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी, खीरा ठीक है, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये जितने भी हैं ये फल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर बीज होते हैं और ये पौधे के जो पुष्प होता है उस भाग से बनते हैं। तो जो भी चीज पौधे के पुष्प से या फूल से बनती है और जिसके अंदर बीज होते हैं वो सब फल की कैटेगरी में आते हैं। तो बैंगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी और खीरा एक्चुअल में ये फल हैं। अगला प्रश्न, लोबिया सेम क्या होते हैं? लोबिया सेम होते हैं बीज। ठीक है, लोबिया सेम किस कैटेगरी में आते हैं? बीज होते हैं ये। अगला प्रश्न, प्याज और लहसुन में गंध जो आती है, जो स्मेल आती है प्याज और लहसुन से, वो किस वजह से आती है? वो आती है सल्फर की वजह से। सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से प्याज और लहसुन में गंध आती है। ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अब कुछ रिवोल्यूशंस देख लेते हैं फेमस, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? ये है दूध से रिलेटेड, दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध सफेद होता है तो इसीलिए सफेद रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 में ये शुरू हुआ था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। अगला प्रश्न, ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये भी मछली से संबंधित है, मछली उत्पादन से। ठीक है, मछली नीले समुद्र में रहती है तो नीले समुद्र से रिलेटेड हो गया मछली और नीली क्रांति। तो इस तरह से नाम से ही ये याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, येलो रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन से। येलो तो तिलहन की फसलें होती है, जैसे कि सरसों की फसल होगी वो पीले रंग की होती है। ठीक है, उनसे तेल निकलता है। तो तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये येलो रिवोल्यूशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सुनहरी क्रांति जिसे बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? तो सुनहरी क्रांति जो है वो फलों से रिलेटेड है, फल से। जैसे कि मैंगो है, मैंगो आप इस तरह याद कर लीजिए, मैंगो थोड़ा गोल्डन कलर का भी आता है। ठीक है, तो वो क्या है? एक फल है। तो गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? फल से संबंधित है। अगला प्रश्न, रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन, वो किससे संबंधित है? तो सिल्वर जो रेवोल्यूशन है वो अंडे से संबंधित है, अंडे से। ठीक है, अगला प्रश्न, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? ये उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो इस कलर के ही होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ब्राउन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध है उर्वरक से यानी कि फर्टिलाइजर से। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो रेड रेवोल्यूशन है वो संबंधित है टमाटर और मांस से। दोनों का ही कलर लाल होता है, टमाटर भी लाल होते हैं और मांस मीट भी लाल होता है। तो नाम से ही पता चलता है। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन टमाटर व मांस से संबंधित है। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? झींगे से रिलेटेड है। झींगे कुछ जो पिंक कलर के भी होते हैं, तो झींगे से रिलेटेड होती है पिंक रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न, हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना बोलते हैं अफीम को। ठीक है, अफीम को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना बोलते हैं कपास को, कॉटन को। ठीक है, कॉटन जो होती है या कपास होती है उसको सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। ठीक है, ये कुछ ब्रांचेज हैं साइंस की जिनको अक्सर एग्जाम्स में या रीजनिंग के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए एग्रीकल्चर की अलग अलग ब्रांचेज के बारे में। जैसे कि हॉर्टिकल्चर का संबंध हो गया बागवानी से। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से। ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से, जो रेशम बनता है। अगला प्रश्न, एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी से। एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी से। अगला प्रश्न, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर किससे संबंधित है? पिसीकल्चर है मछली उत्पादन से संबंधित। ठीक है, मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न, फ्लोरिकल्चर,
फ्लोरी नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरी यानी फ्लावर, ठीक है, तो फूलों से संबंधित है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी यानी फ्लावर। अगला प्रश्न है पोमोकल्चर किससे संबंधित है? पोमोकल्चर है फलों से संबंधित, फलों से संबंधित। अगला प्रश्न ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? ओलेरिकल्चर संबंधित है सब्जी से, ठीक है, पोमोकल्चर हो गया फल से और ओलेरिकल्चर हो गया सब्जी से। अगला प्रश्न वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर है केंचुआ पालन से, ठीक है, जो केंचुए होते हैं, केंचुए को किसान का मित्र भी बोलते हैं क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन से। विटिकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से और अंगूर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। अगला प्रश्न हवा में पौधे उगाने की विधि को क्या बोलते हैं? एरोपोनिक्स, नाम से ही पता चलता है एयर, ठीक है, एरोपोनिक्स मतलब हवा में पौधे उगाना। अगला प्रश्न हवा में हमने देख लिया था, सॉरी यहाँ पे आएगा पानी में, पानी में अगर पौधे उगाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। पानी में पौधे उगाने की प्रक्रिया को बोलते हैं ये आ गया यहाँ पे अगला प्रश्न, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अगर हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स हो गया पानी में पौधे उगाना, एरोपोनिक्स हो गया हवा में पौधे उगाना, ठीक है, सिंपल था। अगला प्रश्न भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है? भारत में जो इरिगेशन होती है वो सबसे ज्यादा किससे होती है? कुएं, नलकूप, नहर या वर्षा? सबसे ज्यादा होती है नलकूप से, ठीक है, यानी कि जो वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उससे सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न विश्व का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किस देश में है? तो सबसे ज्यादा जो इरिगेटेड एरिया है ना वो चीन और भारत में ही है, तो लगभग बराबर है, लेकिन नंबर 1 हम भारत को रख सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है वर्ल्ड का। और भारत का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में है, और टोटल जो एरिया है अंडर इरिगेशन वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इरिगेशन वाला एरिया जिसकी सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न मानव द्वारा सबसे पहले किन फसलों को उगाया गया था? तो सबसे पहले गेहूं और जौ फसल उगाई थी इंसान ने, गेहूं और जौ। तो इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? गेहूं और जौ। अगला प्रश्न वर्ष 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया की वो कब आई? वर्ष 1960 में। और कहां पर आई थी? वो आई थी पंतनगर में। पंतनगर कहां? उत्तराखंड में, ठीक है, पंतनगर है उत्तराखंड में। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहीं पे एस्टेब्लिश हुई थी भारत की। अगला प्रश्न भारत में जो श्वेत क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन, किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत किसने करी थी? वर्गीस कुरियन ने। काफी बार ये प्रश्न आता है, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने करी थी, और श्वेत क्रांति है जो व्हाइट रेवोल्यूशन है दूध से रिलेटेड, उसकी शुरुआत करी थी वर्गीस कुरियन ने। अगला प्रश्न 1983 में बायोटेक्निक द्वारा विकसित पहली फसल भारत में कौन सी आई? तो पहली जो फसल आई थी वो थी कपास, बीटी कॉटन। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप्ड जो फसल थी इंडिया में वो थी कॉटन, ठीक है, जो कि 1983 में आई थी और बीटी कॉटन के नाम से। अगला प्रश्न अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? अनाजों का राजा जो होता है गेहूं होता है, ठीक है। अनाजों का राजा किसे बोलते हैं? गेहूं को बोलते हैं। और गेहूं सबसे ज्यादा वर्ल्ड में चीन में होता है, दूसरे नंबर पर भारत में। और भारत में गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न ये भी देख लिया हमने, अनाजों का राजा जो है गेहूं होता है, ठीक है। अनाजों की रानी जो होती है वो किसे कहा जाता है? अनाजों की रानी बोलते हैं मक्का को। अनाजों का राजा जो होता है गेहूं होता है और अनाज की रानी होती है मक्का। अगला प्रश्न दालों का राजा किसे बोलते हैं? दालों का राजा होता है चना, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी दाल होती है? चने की दाल होती है। और कहां पे सबसे ज्यादा होती है? मध्य प्रदेश में। भारत नंबर 1 है दालों के प्रोडक्शन में, और भारत में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। और दालों का राजा होता है चना, चना ही सबसे ज्यादा होता है भारत में सभी दालों में। अगला प्रश्न है तिलहन का राजा किसे कहते हैं? तिलहन का राजा बोलते हैं मूंगफली को। अगला प्रश्न फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा किसे बोलते हैं? आम को। सभी को पता है, ठीक है, आम फलों का राजा होता है। और आम सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। फलों की रानी किसे बोलते हैं? अनानास को। अनानास को हम रानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न सब्जियों का राजा किसे बोलते हैं? सब्जियों का राजा बोलते हैं आलू को। आलू भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में सब्जियों का राजा होता है आलू।
अगला प्रश्न है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का राजा बोलते हैं काली मिर्च को, और मसालों की रानी बोलते हैं इलायची को। तो मसालों का जो राजा है वो है काली मिर्च, सबसे ज्यादा केरल में होती है। अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसे बोलते हैं? इलायची को। इलायची भी सबसे ज्यादा कहां होती है? केरल में होती है। अगला प्रश्न, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? या एक और बोलते हैं इसको गरीब आदमी का फल, तो ये बोलते हैं बेर को। बेर एक ड्राई फ्रूट है, मतलब जहां पे बहुत कम बारिश होती है वहां पर इसका बेर का जो पेड़ है वो हो जाता है, और बेर को ही शुष्क फलों का राजा और गरीब आदमी का फल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, फूलों का राजा किसे बोलते हैं? फूलों का राजा बोलते हैं गुलाब को। ठीक है, गुलाब को। गुलाब, चंडीगढ़ में बहुत सारे गुलाब होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज के मैदान को बोलते हैं। ठीक है, संसार में अलग अलग उपजाऊ मैदान है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, हवांग हो के मैदान, पैम्पास, प्रेरीज, तो इनके नाम दिए गए हैं ये, और विश्व की रोटी की टोकरी बोला जाता है प्रेरीज के मैदान को। अगला प्रश्न, मसालों का बगीचा किसे बोलते हैं? तो मसालों का बगीचा बोलते हैं केरल को, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। अगला प्रश्न, फलों की डलिया ये किस राज्य को बोलते हैं? फलों की डलिया के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, फलों की डलिया के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न, 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं? 21वीं सदी का जो पेड़ है वो है नीम का पेड़, क्योंकि नीम अपने आप में बहुत सारे गुण रखता है, बहुत सारे गुणों से भरपूर है, इसलिए इसको 21वीं सदी का पेड़ की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? हर 5 साल में कृषि जनगणना होती है भारत में। ठीक है, और पहली हुई थी 1970 में, वर्ष 1970 में पहली बार कृषि जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने हिस्से में वन होने चाहिए? 33% हिस्से में। ठीक है, हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में कम से कम 33% एरिया में वन होने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में लगभग 24% हिस्से पर ही वन है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, जिसको एनपीके भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये किस अनुपात में मिलाए जाते हैं? इनका अनुपात जो होता है वो होता है 4-2-1 का। ठीक है, यानी 4 हिस्से नाइट्रोजन के, 2 हिस्से फास्फोरस के और 1 हिस्सा पोटैश का। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और न्यू दिल्ली में ये है। 1950 से लेकर अब तक खाद्य पदार्थ यानी कि जो अनाज है हमारे, उनके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 6 गुना। 1950 में जितना हमारा प्रोडक्शन होता था उसके कंपैरिजन में आज के समय 6 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला जैविक राज्य यानी ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो वो है सिक्किम। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट का जो दर्जा मिला है वो सिक्किम को मिला है। अगला प्रश्न, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो सिंचाई स्कीम यानी कि माइक्रो इरिगेशन स्कीम ये कब लागू हुई? ये हुई थी 2006 में। भारत में जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम लागू हुई 2006 में। माइक्रो इरिगेशन स्कीम में जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये आ जाती है। इसमें पानी, बहुत सारा पानी बच जाता है, एफिशिएंटली पानी यूज होता है फसलों के लिए। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सुविधा कब शुरू हुई? ये हुई थी वर्ष 1950 में। ठीक है, जिसके तहत गरीब लोगों को या आम आदमियों को भारत में राशन वितरित किया जाता है, राशन बांटा जाता है, उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये 1950 में शुरू हुआ था भारत में। अगला प्रश्न है, धान जीन बैंक यानी राइस जीन बैंक कहां पर है? यह है मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पर राइस जीन बैंक बनाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ये भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में। तो ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलोग किससे रिलेटेड थे? हरित क्रांति से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इसीलिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है, कृषि जिसे बोलते हैं बोरलोग पुरस्कार। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग जो जिसमें हमने सारा एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो कवर किया इन 150 प्रश्नों में। 150 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न थे, ये बार बार आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को जितने भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।